जय हिंद दोस्तों तालिबान सरदर्द तो है ही है। इसके बारे में क्या कहा जाए, अल्टीमेट लेवल की सरदर्दी इस दुनिया के लिए, खासकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, इंडिया, इन सब के लिए बनकर खड़ा हो गया है। क्योंकि ये एक ऐसी रेजिम है जो रेडिकल सुन्नी इस्लामिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा चलाई जाती है, और वो हर चीज़ को कहीं ना कहीं रिलीजन यानी धर्म के चश्मे से देखते हैं। बाकी सब चीज़ें गायब हो जाती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, या उनका बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। वो सिर्फ इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। डेवलपमेंट वगैरह अभी तक तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो डेवलपमेंट कर पाएँ। तो सवाल यही है कि जो ये तालिबान आ गया है, इस तालिबान से लड़ने के लिए क्या भारत को अपनी सेनाएं भेजनी चाहिए? भारत ने पहले अपनी सेनाएं क्यों नहीं भेजी और क्या अब भेजनी चाहिए? क्योंकि एक फैक्टर जो है वो अलग आ रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों ये है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए रामबाण सॉल्यूशन हमारी जीरो टू हीरो सीरीज़ है। इस जीरो टू हीरो सीरीज़ में हम आपके NCERT कंसेप्ट्स को आप क्लियर करवाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके NCERT के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का। इसकी GS इस लेवल पर पढ़ाई जाएगी ताकि आप आसानी से PT और मेंस की प्रिपरेशन कर सकें। PT तो हम ही 100% प्रिपेयर करवा देंगे। मेंस जो है उसकी जो NCERT के बेस पर प्रिपरेशन होती है वो 40% आपका क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों रही बात, जब ये सिचुएशन आ जाती है तो इसकी फ़ीस कितनी है? तो दोस्तों हमने फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। अब इतनी फ़ीस रखी है ताकि कोरोना पीरियड में आपकी पॉकेट पे भी असर ना पड़े और आपकी तैयारी भी लगातार होती रहे। इन 2 नंबर्स पर कॉल करके जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और तैयारी शुरू कीजिए। अब आ जाते हैं इंडिया के ऊपर और इंडिया और तालिबान के रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आज के दिन इस चीज़ के फेवर में है कि इंडिया को तालिबान के ग्रोथ को रोकने के लिए या तालिबान की एडवांसमेंट को रोकने के लिए अपनी सेना भेज देनी चाहिए। अब जब सवाल ये आता है कि अपनी सेना भेज देनी चाहिए तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर इंडिया यहाँ अपनी आर्मी भेज देगा तो तालिबान को वहीं पर एंगेज किया जा सकेगा, तालिबान को उसी जगह पर एंगेज किया जा सकेगा, और तालिबान का जो खतरा कश्मीर में बना हुआ है वो नहीं बनेगा। और अगर तालिबान वहां एंगेज हो जाता है तो पाकिस्तान भी उसी बॉर्डर पर एंगेज रहेगा, इंडिया की तरफ नज़र नहीं उठाएगा। ऐसा कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि पाकिस्तान और तालिबान को उसी के देश में, उसी के घर में एंगेज करो और रशिया और ईरान के साथ एक एक्सेस बनाकर एंगेज करो। रशिया और ईरान के साथ एक एक्सेस बनाकर एंगेज करो। तो सवाल यहीं से उठा कि भारत की यहाँ अफगानिस्तान पॉलिसी क्या है? भारत ने आज से पहले यहाँ पर अपने सैनिक क्यों नहीं भेजे, और आगे भी अगर भेजे तो क्यों, कैसे भेजे, और भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए? तो अफगानिस्तान के अंदर देख लीजिए, असलियत में सिचुएशन 1979 से शुरू होती है, जब अफगान वॉर शुरू हुआ। पहले USSR आया, फिर अमेरिका आया। अब ऐसे में इंडिया और USSR की दोस्ती ज़बरदस्त थी। उस टाइम पर भी इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर डायरेक्ट इंटरफियर नहीं किया, प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं किया, डायरेक्ट इंटरफियर नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इंडिया भले ही USSR के ग्रुप में शामिल हो गया, लेकिन अभी भी वो अपनी नाम पॉलिसी, नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, और कहीं ना कहीं वो कोल्ड वॉर की जो हीट थी उससे बचने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि इंडिया अफगानिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझता है। कारण समझिए इंडिया, और यही एक कारण है, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। लेकिन जब ये लड़ाई 1989 तक चली तो इंडिया ने दोनों में से किसी भी पक्ष को ना तो सपोर्ट किया ना अपोज किया।
उसके बाद जब तालिबान का राइज हुआ तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक सपोर्ट नॉर्दर्न अलायंस को था, लेकिन कहीं ना कहीं भी इंडिया ने खुले तौर पर नॉर्दर्न अलायंस को ओपनली सपोर्ट नहीं किया और सेना भेजने के बारे में तो सोचा ही नहीं। तालिबान ने कश्मीर के अंदर इंडिया को परेशान किया, तब भी इंडिया ने तालिबान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर घुस के तालिबान को परेशान करने की या तालिबान से उसके घर में लड़ने की कोई कोशिश नहीं करी। 2001 के अंदर जब अमेरिका अफगानिस्तान में घुसता है, उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान या वो इंडिया का एक गोल्डन, अब यहाँ तो हम कह सकते हैं कि 2000 तक इंडिया कोई सुपर पावर नहीं था या इंडिया ताकतवर नहीं था, तो इंडिया अफगानिस्तान में इंटरफियर करके करता क्या, क्योंकि बड़ी बड़ी पावर्स लड़ रही थी। ये बिल्कुल सही बात है। अब 2001 के बाद तो इंडिया का एक अच्छा खासा राइज हुआ है, कैपेबल तरीके से राइज हुआ है। तो ऐसे में इंडिया को जब अमेरिका ने तालिबान से लड़ने के लिए एंट्री करी और नॉर्दर्न अलायंस के साथ इंडिया के अच्छे संबंध थे, तो अमेरिका और नाटो कंट्रीज के साथ इंडिया को एंट्री करने का एक बहुत अच्छा मौका था। तो इंडिया ने वहां एंट्री क्यों नहीं करी, अपनी सेना क्यों नहीं भेजी? तो इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, इसे समझिए। असलियत में अमेरिका और नाटो कंट्रीज जो कैलकुलेशन रशिया नहीं कर पाया और फेल हो गया, बाद में वही कैलकुलेशन अमेरिका और नाटो कंट्रीज नहीं कर पाए और फेल हो गए। यहां इंडिया की जो पॉलिसी है वो काफी हद तक सही प्रूव होती हुई अभी तक तो नजर आई है। कैसे, समझिए। अफगानिस्तान कोई भी एक ग्रुप नहीं है, कोई एक कंट्री नहीं है, ये नेशन इमर्ज नहीं हो पाया है। असलियत में अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो वो ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है। ट्राइब्स कहो या यूं कहें ट्राइबल कह सकते हो या क्लैंस, वो है, कबीले हैं। ये लोग कबीले हैं और इनकी सबसे बड़ी खास बात ये है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स यहां पर हैं और छोटे छोटे कबीले आपस में बहुत सारे हैं। इन कबीलों की खास बात यह है कि हर कबीले का दूसरे के साथ कंपटीशन होता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, अपने एरिया को बढ़ाने का, अपनी सुप्रीमेसी शो करने का, ताकत बढ़ाने का। इनका आपस में एक दूसरे के साथ जबरदस्त कंपटीशन होता है और जब इनका जबरदस्त आपस में कंपटीशन होता है तो इस कंपटीशन के अंदर ये लगातार एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। और ये आज का नहीं है, ये 1839 के अंदर जब ब्रिटेन अफगानिस्तान के अंदर एंटर किया उस टाइम पर था। तब भी ब्रिटेन को ब्रिटिश आर्मी को बड़े सारे कबीलों ने सपोर्ट किया और जो शाह शुजा था उसे गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन बाद में पता लगा बाकी दूसरे सारे कबीले इकट्ठे होकर ब्रिटेन की आर्मी को मार डालते हैं और सिर्फ एक सैनिक बच के वापस आया, बाकी सब खत्म हो गए। कारण उसका समझिए, उसका मतलब यह है कि जब तक आप बाहर खड़े हैं और उन कबीलों से लड़ नहीं रहे हैं, तब तक वो कबीले आपको कहीं ना कहीं मेहमान के तौर पर देखेंगे। लेकिन एक बार आपकी आर्मी वहां उसके अंदर घुस गई, अफगानिस्तान में घुस गई, तो वो कबीले आपकी आर्मी को अपने जैसा एक कबीला समझते हैं और वो कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं और कभी भी आपके सपोर्ट में आ सकते हैं। और यही एक कारण है कि वो आपको भी उस लड़ाई में घसीट कर फंसा लेते हैं। यही गलती यूएसएसआर ने करी कि एक ग्रुप ऑफ फाइटर्स या एक ग्रुप ऑफ वारलॉर्ड्स के साथ मिलकर काबुल पर बैठा, काबुल के अंदर एंटर किया और अपनी सरकार बना दी, अपनी फेवरेबल गवर्नमेंट बना दी कम्युनिस्ट। अमेरिका ने यहां प्लस पॉइंट क्या दिखाया, 1979 के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जितने वारलॉर्ड्स थे, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जितने के एक कबीले होते थे, जो योद्धा कबीले या जैसा लड़ाकू कबीले होते थे, उनको इस्लाम के साथ, मतलब इस्लाम के नाम पर, इस्लाम की रक्षा के नाम पर AK-47 पकड़ा दी, हथियार पकड़ा दिए। नतीजा ये हुआ, ये सारे कबीले राइवल कबीलों के थ्रू, क्योंकि वो उसकी छत्र छाया में नहीं रहना चाहते थे, उन सारे कबीलों ने हमला किया और रशिया को ऐसे ट्रैप में फंसाया कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन अपोज, उसे समझ में ही नहीं आया और रशिया की बर्बादी हो गई।
और जब रशिया वहां से भाग गया, अमेरिका तो था नहीं, रशिया वहां से भाग गया, फिर वो लड़ाकू कबीले जो थे वो आपस में इतना ज्यादा लड़े कि 1989 से लेकर 1996 तक पूरा का पूरा तांडव मचा दिया, पूरा का पूरा अफगानिस्तान के अंदर ऐसी सिविल वॉर हुई कि गजब। बाद में पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया और तालिबान जो मतलब अब मुजाहिदीनों का एक ग्रुप जो कबीलों से ही निकला हुआ था उसको सपोर्ट किया और वो जाकर सारे के सारे जितने भी वारलॉर्ड्स वगैरह थे सबको मार के अपना कब्जा जमा लेता है। लेकिन तालिबान खुद भी तो कबीला ही था और बहुत से कबीलों का सपोर्ट था, कबीलों का ग्रुप था जिसे पाकिस्तान का सपोर्ट था। अब जब यहां अमेरिका ने एंट्री की तो इस बार अमेरिका ने भी वही गलती करी जो किसी टाइम पर रशिया ने करी थी, यूएसएसआर ने करी थी, कि अपनी आर्मी को लेके एंटर हो गया। और जैसे ही वो अपनी आर्मी को लेकर एंटर हुआ, बाकी सारे वारलॉर्ड्स ने भी, बाकी सारे कबीलों ने भी अमेरिका को अपने जैसा एक कबीला समझा और फिर झपट पड़े। और यही रीजन है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति महज कुछ 70,000 के करीब जो वारलॉर्ड्स कभी मतलब मुजाहिदीन जो थे उनसे जीत नहीं पाया, सर झुकाए, मात खाए, ठोकर खाकर बाहर निकल कर आया। और जिस तरीके से बड़गाम एयरबेस अपना खाली किया, बिना बताए रात के अंधेरे में चुपचाप निकल गया, इससे अंदाजा लगता है कि अमेरिका वहां से भाग गया। तो ये तालिबान की जीत ही है। अब समस्या क्या आई, उस तालिबान को दोबारा अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और वो सब दोबारा से पूरे इलाके पे अपना कब्जा कर रहे हैं, वही वारलॉर्ड्स, वही सब चीजें और वही लड़ाइयां हो रही हैं, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है। अब यहां समझिए इंडिया के बारे में दोबारा से आ जाते हैं कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 2001 वॉर में। अमेरिका और नाटो कंट्रीज के साथ अपने सैनिक भेज देता तो वहां पर इंडिया अमेरिका और नाटो कंट्रीज का सपोर्ट हासिल कर सकता था, दोस्ती जीत सकता था। तो दोस्तों कई बार देशों की दोस्ती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी सिक्योरिटी होती है और एक फॉरेन पॉलिसी का तरीका होता है। इंडिया ने वहां एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। सोचकर देखिए, अगर इंडिया वहां पर नाटो सैनिकों के साथ, नाटो सोल्जर्स के साथ अपनी आर्मी भेज देता तो वहां सबसे बड़ी बात, इंडियन आर्मी जो है वो अपनी कमांड में लड़ने की जगह कहीं ना कहीं अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे नाटो कंट्रीज के लीडरशिप में लड़ रही होती। अपना तो उसका कुछ था ही नहीं, लेकिन लड़ तो वो अमेरिका के नाम पर रही होती, नाटो के नाम पर रही होती और लड़ाई भी अमेरिका की लड़ रही होती। लेकिन क्योंकि वो सोल्जर्स इंडियन थे तो इंडियन सोल्जर्स को तालिबान और तालिबान जैसे बाकी सारे ग्रुप्स अपना दुश्मन मानने लग जाते। यानी ऑटोमेटिकली जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपियन नेशंस दुश्मन हैं, वैसे ही वो सारे दुश्मन इंडिया के बन चुके होते। भाई अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, वो तो अपने घर चला गया, 7,000 किलोमीटर दूर है। ब्रिटेन ने लड़ाई लड़ी, वो भी अपने घर चला गया, 5-6 हजार किलोमीटर दूर है। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और तालिबान पाकिस्तान दोस्त हैं। अगर आप इंडिया तालिबान का दुश्मन बन जाता है तो सीधी सी बात है, तालिबान दुश्मन नंबर 1 भारत को जो सबसे पास में है उसी पर हमले करेगा और सरदर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी। पहले तो पॉसिबिलिटी ये थी कि चलो ठीक है जिहाद के नाम पर, अब पॉसिबिलिटी ये हो जाती कि भाई तूने मुझे मारा था, मैं भी बदला लूंगा। इंडिया ने क्या पॉलिसी अपनाई, अपनी सेना नहीं भेजी। अपनी सेना भेजने के जगह पर इंडिया ने बहुत सिंपल सा रूल अपनाया कि हम अफगानिस्तान में प्रेजेंट हैं, लेकिन प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी डेवलपमेंट में है। हम ये नहीं बताएंगे आप कैसे रूल करो। इंडिया की क्लियर पॉलिसी थी कि हम ये नहीं बताने वाले आप कैसे रूल करो, हम ये भी नहीं बताने वाले क्या करो क्या नहीं करो। हम सिर्फ एक काम करने वाले हैं, आपकी डेवलपमेंट के लिए आपकी मदद करने वाले हैं। और इसी डेवलपमेंट के नाम पर $3 बिलियन का इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर चुका है। डैम से लेकर, रोड से लेकर, ब्रिजेस से लेकर, स्कूल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, पार्लियामेंट की बिल्डिंग से लेकर, जो भी डेवलपमेंटल वर्क इंडिया कर सकता था इंडिया ने वहां पर किया। और जिस तरीके से इंडिया ने किया उसका बेनिफिट इंडिया को मिला। इंडिया की कंपैरिजन में अमेरिका जो है वो लगभग $800 बिलियन अफगानिस्तान के अंदर खर्च कर चुका है, लेकिन अमेरिका की
इमेज अफगानिस्तान में ऐसी थी कि अमेरिका को वहां से छोड़कर निकल जाना चाहिए। हर अफगानिस्तानी यही सोच रहा था, हर अफगानिस्तानी यही सोच रहा था कि अमेरिका दफा हो जाए, निकल जाए, टेंशन क्रिएट ना करे, अमेरिका एक्सप्लॉयटेटर है, हमलावर है। लेकिन वहीं जिस तरीके से इंडिया ने वहां पर डेवलपमेंट किया, इंडिया ने वहां एक न्यूट्रल रोल प्ले किया, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं न्यूट्रल रोल, कि इंडिया ने ना तो तालिबान के विरोध में खड़ा हुआ, ना ही तालिबान के सपोर्ट में खड़ा हुआ, और सिंपल सा एक स्लोगन दिया, बाय द अफगान, फॉर द अफगान, टू द अफगान, यानी अफगानों के लिए अफगानों के द्वारा शासन होगा, अफगानों के द्वारा अफगानों के लिए शासन होगा। हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, हम इस चीज के सपोर्टर हैं। आप डेवलपमेंट बताइए, हम वो कर लेंगे, हमारी सॉफ्ट पावर है, हम डेवलपमेंट कर देंगे, लेकिन कलेश नहीं चाहते, हम आपके यहां लड़ाई नहीं चाहते, हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते। इस पॉलिसी का इंडिया को बेनिफिट क्या हुआ? इंडिया को इस पॉलिसी का सीधा सीधा बेनिफिट ये हुआ दोस्तों कि इंडिया का एक गुडविल जेस्चर बना, इंडिया की एक बहुत जबरदस्त गुडविल क्रिएट हुई अफगानिस्तान के अंदर। गुडविल का असर क्या हुआ दोस्तों? उस गुडविल का असर यह है कि इंडिया की सभी ग्रुप्स में इक्वल अप्रोच है, वो सबके अंदर एक अच्छी अप्रोच है। आम अफगानी इंडियन को दुश्मन नहीं मानता, इंडियन को अच्छा कंट्री मानकर उसके सपोर्ट में है। यहां तक कि आज के दिन तालिबान को भी अगर आप देखें तो भले ही वो पाकिस्तान की गोद में खेले या कुछ भी करे, लेकिन टेंशन तो पाकिस्तान के लिए भी है। भले ही वो पाकिस्तान के साथ कुछ भी करे, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हो, लेकिन तालिबान के दिमाग में भी इंडिया की एक नेगेटिव इमेज नहीं है। तालिबान के दिमाग में भी इंडिया की एक नेगेटिव इमेज नहीं है, और इसी का असर है कि इंडिया जो है वो वहां पर एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ खड़ा हो पा रहा है। और यही एक कारण है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो फेल नहीं, पास हुई, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आज भी वहां प्रेजेंट है, और इस कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है कि भले ही टर्मोइल है, लेकिन हमारे काउंसलेट्स और हमारी एम्बेसी अभी तक वहां है, और इंडिया ने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया है कि वहां से अपनी एम्बेसी बंद करने जा रहे हैं। और यही इंडिया की पॉजिटिव अप्रोच है, यही इंडिया का डेवलपमेंट है। जो आगे जाकर कैसे होता है वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए तो सिर्फ इतना बता सकते हैं दोस्तों कि मामले को समझिए, और अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को कभी भी सेना भेजने का फायदा नहीं होता। इंडिया को अफगानिस्तान में कभी भी सेना भेजने का फायदा नहीं होता, और इंडिया ने जो कदम उठाया वो बेस्ट कदम था, सेना ना भेजने का। आगे भी जो पॉलिसी होगी उसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।